गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा के अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, पोषण विशेषज्ञ, आज आपको जल के बारे में पढ़ाऊंगी। पिछले अध्ययन सत्र में हमने जल की रासायनिक संरचना, संगठन, कार्य और स्रोतों के बारे में पढ़ा था। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम जल संतुलन पर चर्चा करेंगे। शरीर में जल की प्राप्ति हमें तीन स्रोतों से, जल एवं पेय पदार्थ, भोज्य पदार्थ जो कि हम भोजन के रूप में खाते हैं, और भोज्य तत्वों यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के ऑक्सीकरण से होती है। आइए हम देखें ये कितनी कितनी मात्रा में मिलते हैं। जल एवं पेय पदार्थ के रूप में हम 1500 मिलीलीटर से लेकर 5000 मिलीलीटर तक जल की प्राप्ति करते हैं। ये जो दो वैल्यूज मैंने दी हैं, ये 1500 मिलीलीटर समशीतोष्ण प्रदेश अर्थात ठंडे प्रदेशों के लिए दी है, और 5000 मिलीलीटर अधिकतम मात्रा उष्ण प्रदेशों के लिए दी है जहाँ हॉट क्लाइमेट रहता है। ये मात्रा 5000 अधिकतम है, ये 2500-3000 से लेकर 5000 मिलीलीटर तक हो सकती है। जल संतुलन को बताने के लिए मैंने आपको एक ही मात्रा लिखी है, अधिकतम। भोज्य पदार्थों के रूप में हम न्यूनतम 1000 मिलीलीटर से लेकर अधिकतम 2000 मिलीलीटर जल सेवन करते हैं, और पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण से 300 मिलीलीटर जल हमें प्राप्त होता है। अगर हम इन तीनों को मिलाकर टोटल करते हैं, ऐड करते हैं, तो जल के रूप में या शरीर में अंतर्ग्रहित ये मात्रा 2800 मिलीलीटर कम से लेकर अधिकतम 7300 मिलीलीटर यानी कि 7300 मिलीलीटर या 7 लीटर्स के आसपास हो जाती है। अगर हम बात करें जल के उत्सर्जन की, कि शरीर से जल का उत्सर्जन गुर्दों से मूत्र के रूप में होता है, त्वचा से पसीने के रूप में, फेफड़ों से जलवाष्प के रूप में और मल के रूप में। गुर्दों से मूत्र के रूप में ठंडे प्रदेशों में 1500 मिलीलीटर से लेकर उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, ये मैंने 1500 मिलीलीटर तक है। पसीने के रूप में जो जल का उत्सर्जन होता है उसकी मात्रा फर्क होती है। ठंडे प्रदेशों में ये मात्रा 800 मिलीलीटर है, वहीं उष्ण प्रदेशों में ये मात्रा 5200 मिलीलीटर यानी 5 लीटर तक जल हम पसीने के रूप में उत्सर्जित करते हैं। फेफड़ों से जलवाष्प के रूप में जो मात्रा उत्सर्जित की जाती है उसमें कोई विशेष फर्क नहीं है, 400 मिलीलीटर, और मल से उत्सर्जित की जाने वाली मात्रा 100 मिलीलीटर से लेकर 200 मिलीलीटर तक है। अगर हम इन चारों आंकड़ों का योग करें तो ये आंकड़े मिलकर पुनः जल का उत्सर्जन 2800 मिलीलीटर न्यूनतम से अधिकतम 7300 मिलीलीटर प्रतिदिन हम जल उत्सर्जित करते हैं। हम बात करते हैं जल संतुलन की। जल संतुलन से तात्पर्य है हमने जितनी मात्रा में जल को अंतर्ग्रहित किया उतनी ही मात्रा में जल का उत्सर्जन भी किया। और संतुलन की यह आदर्श स्थिति तब होती है जब जल ग्रहण की गई मात्रा और जल में उत्सर्जन की गई मात्रा दोनों बराबर हो और ये अंतर शून्य आए। ये आदर्श जल संतुलन की स्थिति है जो प्रायः हमारे शरीर में मेंटेन रहती है, नियमित रहती है। धनात्मक जल संतुलन की स्थिति तब बनती है जब शरीर द्वारा अंतर्ग्रहित जल की मात्रा अधिक होती है और शरीर द्वारा उत्सर्जित जल की मात्रा कम होती है। ऐसा होने पर शरीर के ऊतकों में तरल अर्थात जल इकट्ठा हो जाता है और शरीर में सूजन हो जाती है। सामान्यतया ऐसा नहीं होता, किंतु आपने देखा होगा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में जब रक्त के प्रोटीन की, प्लाज्मा प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो उसके द्वारा लगाया गया ऑन्कोटिक प्रेशर भी कम हो जाता है, और हृदय का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो अधिक हो जाता है, जिसके कारण ऊतकों में तरल और लिक्विड इकट्ठा हो जाता है, सूजन की स्थिति हो जाती है, जिसे धनात्मक जल संतुलन कहते हैं। ऋणात्मक जल संतुलन अर्थात शरीर द्वारा ग्रहण किया गया जल की मात्रा कम है, किससे? शरीर द्वारा उत्सर्जित जल से, यानी कि शरीर द्वारा जल का उत्सर्जन मूत्र और पसीने के रूप में अधिक हो रहा है और जल का अंतर्ग्रहण कम हुआ है। ऐसा भी सामान्यतः नहीं होता, किंतु बहुत उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में कोई लेबर अगर काम कर रही है, वो पसीने के रूप में बहुत ज़्यादा जल का उत्सर्जन हो रहा है लेकिन उसको पानी पीने के लिए नहीं मिला, तो उसके शरीर में ऋणात्मक जल संतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है। जल संतुलन अगर ऋणात्मक स्थिति में 10% से कम, यानी कि शरीर में जब जल की मात्रा 10% से भी कम हो जाती है तो हमें प्यास लगने लगती है,
हमारे शरीर की रक्त की तरलता कम हो जाती है और शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता और हमारी श्वसन क्रिया भी प्रभावित होती है। यही ऋणात्मक जल संतुलन अगर 10% से बढ़कर 15 से 20% तक हो जाए तो हम जो कोशिकीय जल है, अंतरा कोशिकीय जल है, वो बाह्य कोशिकीय जलों में यानी कि ऊतकी तरल में आने लगता है। ऊतकी तरल कोशिकाओं के अंदर से भी जल को खींचने लगती हैं और जो कोशिकाएं हैं वो निर्जलीकरण की अवस्था में पहुंच जाती हैं, मर जाती हैं और इस अवस्था में मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। सामान्यतया ऐसा नहीं होता है। अब हम देखें कि जल संतुलन की जो प्रक्रिया है ये किस तरह से की जाती है। शरीर में जल संतुलन की प्रक्रिया के लिए दो चीजें जिम्मेदार हैं। एक तो हाइपोथैलेमस यानी कि अधश चेतक जो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होता है, उसके तंत्रिका केंद्र जिसमें कि परासरण ग्राही कोशिकाएं होती हैं जो रक्त की तरलता से प्रभावित होती हैं, और दूसरा है पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला ADH हार्मोन यानी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये जो हार्मोन सिस्टम है यही हमारे शरीर में जल संतुलन की आदर्श स्थिति को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। जल संतुलन की यह प्रक्रिया किस प्रकार होती है, आइए देखें। जब कभी शरीर से जल का अधिक उत्सर्जन होता है और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जल की मात्रा 10% से कम हो गई या 15 से 20% से भी कम पहुंच गई, तो हमारे शरीर में कोशिकाओं में निर्जलीकरण की स्थिति हो जाती है। निर्जलीकरण की स्थिति क्योंकि रक्त में भी पानी की मात्रा कम हो जाएगी, निर्जलीकरण की स्थिति हो जाएगी तो रक्त की तरलता कम हो जाएगी। रक्त की तरलता के कम होते ही रक्त के परासरण दाब में वृद्धि हो जाएगी और रक्त के परासरण दाब में वृद्धि होने से अधश चेतक यानी कि हाइपोथैलेमस में जो परासरण ग्राही कोशिकाएं हैं ये उत्तेजित हो जाती है। मैंने आपको भी 2 मिनट पहले बताया था कि हाइपोथैलेमस के जो तंत्रिका केंद्र है उसमें परासरण ग्राही कोशिकाएं होती हैं, वो जिम्मेदार है जल संतुलन की प्रक्रिया के लिए। ये परासरण ग्राही कोशिकाएं जैसे ही उत्तेजित होती हैं ये पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले ADH हार्मोन एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का स्रवण बढ़ा देती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एंटी यानी विरुद्ध, डाईयूरेटिक यानी कि मूत्र का बनना, यानी कि ये जो हार्मोन है ये मूत्र के बनने की प्रक्रिया को कम कर देता है। कैसे? इस हार्मोन के स्रवण से मूत्रलता यानी कि डाईयूरेसिस की प्रक्रिया बंद हो जाती है। डाईयूरेसिस यानी कि मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया, हमारे गुर्दे की नलिकाओं के द्वारा, नेफ्रॉन्स के द्वारा जो मूत्र की चलन दर होती है वो कम हो जाती है और गुर्दे की नलिकाओं में जल के अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है और गुर्दों द्वारा जल का पुनर्अवशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। जब गुर्दों द्वारा जल का पुनर्अवशोषण बढ़ जाता है तो अपने आप ही रक्त में तरलता बढ़ जाती है और शरीर में जल की मात्रा नियंत्रित हो जाती है। हम फिजियोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं कि जो गुर्दे होते हैं जिसकी नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन जो जल मूत्र के रूप में फिल्टर करते हैं उसका 99% वो वापस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जो निर्जलीकरण की स्थिति है जिसके कारण एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का स्रवण बढ़ा तो ये पुनर्अवशोषण की जो प्रक्रिया है ये बढ़ जाती है और जल नियंत्रित हो जाता है, नियमित हो जाता है। इसी के दूसरी प्रभाव के रूप में निर्जलीकरण के कारण हमारी जो हाइपोथैलेमस की कोशिकाएं हैं वो उत्तेजित हो जाती हैं। हमें मस्तिष्क का जो प्यास का केंद्र, थर्स्ट केंद्र है वो उत्तेजित हो जाता है जिसके फलस्वरूप संवेदनाएं पहुंचती हैं और हमें प्यास का अनुभव होता है। जब हमें प्यास का अनुभव होता है तब हम पानी के रूप में या पेय पदार्थों के रूप में जल को ग्रहण करते हैं। जल को ग्रहण करने से रक्त की तरलता में वृद्धि होती है। रक्त की तरलता में वृद्धि होने से परासरण दाब कम हो जाता है और जैसे ही परासरण दाब कम होता है तो यहाँ जो प्रक्रिया हुई थी इसकी विपरीत प्रक्रिया होती है। ये परासरण दाब में कमी हाइपोथैलेमस या अधश चेतक में परासरण ग्राही कोशिकाओं को निरुत्साहित कर देता है, डिप्रेस्ड कर देता है। इन परासरण ग्राही कोशिकाओं के डिप्रेस्ड होने से पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन ADH हार्मोन का स्रवण बंद हो जाता है और चूंकि ये स्रवण बंद हो जाता है तो गुर्दों में डाईयूरेसिस यानी कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मूत्र निर्माण होने के कारण व्यक्ति को बार बार मूत्र त्याग करने के लिए जाना पड़ता है और मूत्र के रूप में शरीर से अधिक जल का निष्कासन हो जाता है। इस प्रकार जल के संतुलन की ये जो प्रक्रिया है ये निरंतर शरीर में चलती रहती है और सामान्यतया हमारे शरीर में जल संतुलन की आदर्श स्थिति मेंटेन रहती है। आज मैंने आपको जल संतुलन क्या होता है और ये किस तरह से होता है इसके बारे में पढ़ाया। अगले अध्ययन सत्र में हम जल की कमी और जल की अधिकता से होने वाले प्रभाव और जल की दैनिक आवश्यकता के बारे में चर्चा करेंगे।